जय हिंद क्लास, माय नेम इज विशाल। स्वागत है आपका अपनी कक्षा मैथ्स कक्षा में। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेंगे। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नाउ सबसे पहले हम ये समझेंगे कि किस किस के लिए ये चैप्टर यूजफुल होने वाला है, टारगेटेड ऑडियंस कौन कौन रहने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये आपके एनडीए के लिए हेल्पफुल है। एनडीए में आप मान के चल सकते हैं इससे 5 से 7 चैप्टर्स आ जाते हैं, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट दोनों। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डायरेक्ट आपको चैप्टर आ गया, इसके साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बन गई जहां पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। आप वेक्टर्स सॉल्व कर रहे हैं, आप एपीजीपी सॉल्व कर रहे होंगे तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं आया, बट किसी और चैप्टर में मिक्सअप होके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा देन आप फाइनल आंसर मार्क नहीं कर पाएंगे। देन सीडीएस के लिए आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हेल्पफुल है, बट इसका जो नंबर है वो काफी ज्यादा वेरी करता है। सीडीएस के लिए आप समझ सकते हैं 3 से 5 और इसके अलावा 7 क्वेश्चन तक भी आ जाते हैं और कभी कभी सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस भी आते हैं। अगेन यूपीएससी के अकॉर्डिंग इसमें जो चैप्टर्स हैं इनका नंबर बहुत ज्यादा वेरी कर जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये दोनों क्वेश्चंस में मिलाकर कह रहा हूं आपको। अगेन ट्रिग्नोमेट्री के साथ में कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है या किसी दूसरे ज्योमेट्री के चैप्टर में भी मिक्स होकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है। देन अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन तो इसमें आते ही हैं आपके। देन इसके साथ में अगर आप बैंक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बैंक्स के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफी जरूरी है, बिकॉज आप समझिए कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में 5 क्वेश्चंस एक सीक्वेंस में पेयर में आते हैं, जहां पर आपको 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी होंगी, एक एक्स में हो जाएगी एक वाई में हो जाएगी, आपको दोनों के सॉल्यूशंस निकालने होंगे, देन उनको कंपेयर करना होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बैंक में आ जाते हैं। तो आपके एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, एसएससी के लिए, बैंक्स के लिए, रेलवेज के लिए, इनफैक्ट सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ये कोर्स हेल्पफुल रहने वाला है। नाउ हम इसमें जानेंगे, आपके जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे वो सभी टाइप वाइज रहेंगे। तो आपके 8 टाइप्स रहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, जिसमें पहला टाइप आपका इंट्रोडक्शन सॉल्यूशन रहेगा, यानी कि हम बेसिक्स जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो सबसे पहले आप टाइप 1 इसमें हेडिंग डाल सकते हैं। जितने भी चैप्टर्स हम करेंगे वो सभी आपके टाइप वाइज ही सॉल्व होंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डाल सकते हैं, ये हो जाएगा आपका टाइप 1। इसमें आप लिखेंगे बेसिक्स, और बेसिक्स में हम क्या चीजें सीखेंगे, हम जानेंगे इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं, देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। हमारे पास कुछ होते हैं वेरिएबल्स और कुछ होते हैं कांस्टेंट्स। वेरिएबल्स का मतलब होता है वो चीजें जिनकी वैल्यूज बदलती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। जैसे आपने कहा टेम्परेचर, तो पूरे दिन में बार बार टेम्परेचर चेंज होता है। किसी चीज का प्राइस बार बार चेंज हो सकता है। नंबर ऑफ डेज इन फरवरी, कभी 28 होते हैं, लीप ईयर में 29 होते हैं, तो मतलब ये चेंज हो रहा है। देन इसमें आपके होते हैं कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू नहीं बदलती। 1 घंटे में 60 मिनट होंगी, 1 मिनट में 60 सेकेंड होंगी। ये आपकी फिक्स्ड चीजें हैं जो नहीं बदलती। मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जो हमारे पास सिंबल्स होते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी एक्स वाई जेड। आप कोई भी ऐसे सिंबल्स ले सकते हैं जिनकी वैल्यूज बार बार बदलती हैं, वो वेरिएबल्स होंगे। जैसे मैंने अगर एक इक्वेशन ली है, सपोज x + 3, इसकी वैल्यू 10 है, तो यहां से x मेरे पास 7 आ जाएगा। लेकिन मैंने अगर लिखा x + 5 = लेट्स से 8 है, तो यहां से x की वैल्यू 3 आ जाएगी। मतलब जैसे ही इक्वेशन बदलेगी x की वैल्यू बदल जाएगी, तो x होगा एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू वेरी करती है या चेंज करती है, जो बार बार बदलती रहती है। तो ये हो जाएगा एक वेरिएबल। x की जगह पर कोई भी सिंबल होता, सेम तरीके से काम कर रहा होता, तो ये सभी जितने भी सिंबल्स होंगे ये हो जाएंगे वेरिएबल्स। कांस्टेंट्स क्या होते हैं, ये जो नंबर्स होते हैं, ये होते हैं नंबर्स। जब आप कांस्टेंट्स और नंबर्स को एक साथ रखते हैं तो ये बनती है एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। मैंने एक्सप्रेशन कहा, इक्वेशन नहीं कहा, फर्क समझना दोनों में। जब मैंने वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को एक साथ रखा तो ये आ रखा होगा एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। अब इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जब आपका इक्वल टू का साइन आ जाएगा तो ये बन जाएगी एक इक्वेशन। तो अभी यहां पर हम पॉलिनोमियल इक्वेशंस का एक स्पेसिफिक टाइप सीखने वाले हैं। समझो वो इक्वेशंस, यहां पे अब आप बुलेट पॉइंट्स बना के लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट डाटा है। तो ऐसे समझेंगे हम
कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास वो इक्वेशंस होती हैं जो आपको ax स्क्वायर को बड़ा कर लेते हैं, जो आपको मिलती हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में। यहां पर a b और c ये नंबर्स हैं, ये वैल्यूज हैं, ये संख्याएं हैं, तो ये हो जाएंगे रियल नंबर्स। तो a b c हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। देखो वैसे ए बी सी आपके इमेजिनरी नंबर्स भी हो सकते हैं, बट वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, उतनी क्वेश्चंस आपको नहीं चाहिए होंगी। तो ए बी सी रियल नंबर्स होते हैं, और ये जो एक्स है ये होता है वेरिएबल, जिसकी वैल्यू हर इक्वेशन के साथ साथ चेंज होती रहेगी। देन आप इसमें नोटिस कर सकते हैं, एक हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक एक्स वाली टर्म है, और एक कांस्टेंट है। अब हमारे पास में एक्स वेरिएबल है, जिसकी यहां पर मैक्सिमम पावर, सबसे बड़ी पावर 2 दे रखी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 2 होती है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 2 होगी। डिग्री का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। एक इक्वेशन में वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है वो कहलाती है डिग्री। आप देख सकते हैं, देखो यहां पे x की जो पावर है वो 1 है, जब कुछ नहीं दिया तो पावर ये 1 हो जाएगी। यहां पर x की पावर 2 है, और ये जो c लिखा हुआ है ना, आप इसके साथ भी x को एज्यूम कर सकते हैं। जो c लिखा है आप इसे c x रेज टू द पावर 0 लिख सकते हैं। यहां पर ये जो x रेज टू द पावर 0 है, इसका मतलब 1 हो जाएगा। किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 दे रखी है तो उसका मतलब 1 होता है। तो मैं यहां पे c इंटू 1 लिख सकता हूं, या c इंटू एक्स रेज टू द पावर 0 भी लिख सकता हूं। तो यहां पे x की पावर है 0, यहां पे x की पावर है 1, और यहां पे x की पावर है 2। तो मेरे पास मिनिमम पावर कितनी आ रखी है? 0, और मैक्सिमम पावर कितनी आ रखी है? 2। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 2 हो जाएगी। डिग्री मतलब अगेन मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको पॉइंट 1 के क्वेश्चन में आ जाती हैं। आपसे पूछ लिया जाता है पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, इस तरीके से पॉइंट्स आ जाते हैं कि इसमें से 103 करेक्ट है, 203 करेक्ट है, 123 तीनों करेक्ट है। तो वहां पर आपका एक कॉन्सेप्चुअल डाटा आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग हो गया। अब इसमें कुछ और चीजें समझना। देखो समझो मैंने कहा कि मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, तो आपने कहा सर मैक्सिमम पावर 2 रख दो, और मिनिमम पावर के लिए तो इसमें हमारे पास बहुत सारी टर्म्स आ सकती हैं। जैसे कि आपने कहा यहां पर मेरे पास 7x स्क्वायर है, पावर 2 आ गई। फिर आपने कहा यहां पे 5x है, पावर 1 आ गई। यहां पे 9 है, पावर 0 आ गई। अब मैं यहां पे 10 अपॉन में x रख दूं, तो 10 अपॉन x क्या रिप्रेजेंट करता है? x रेज टू द पावर -1 को। तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर आती है। ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। वेरिएबल की पावर होल नंबर आनी चाहिए। होल नंबर क्या होता है? 0, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी। ये जो वैल्यूज होती हैं ये होती हैं होल नंबर्स। मतलब यहां पर क्या हुआ, मैंने एक तो सभी काउंटिंग नंबर्स ले रखे हैं और साथ में 0 ले रखा है। काउंटिंग नंबर्स का मतलब जैसे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को काउंट करने लगे तो आप 3.5 स्टूडेंट्स नहीं कहेंगे ना, आप 3.7 स्टूडेंट्स नहीं कहेंगे, या तो 3 होंगे या तो 4 होंगे। तो ये कंप्लीट नंबर्स होंगे, ये काउंटिंग नंबर्स होंगे। तो काउंटिंग नंबर्स ले रखे हैं और साथ में 0 ले रखा है। इसका मतलब अगर मेरे पास पावर 2 आ रखी है लेकिन जो बाकी की पावर्स हैं वो होल नंबर नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। एग्जांपल से समझो, जैसे अगर मैंने लिखा 5x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x, मान लो ऐसे लिख दिया। अब आपने कहा सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो डिग्री है वो 2 आनी चाहिए। ठीक है, यहां डिग्री 2 आ रही है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि आप इस वेरिएबल को ना ऊपर शिफ्ट करोगे, आप इसे x की पावर -1 लिखोगे। अब ये मेरे पास में पावर होल नंबर नहीं रह गई, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक, अब इन चीजों को ना सम अप करते हैं। जो यहां पे मैं बुलेट पॉइंट्स आपके लिए बना के छोड़ दूंगा, उनको आप जरूर लिख लेना। तो ये 2 हमारे बुलेट पॉइंट्स हो गए। अब तीसरा देखो, इसमें हमने क्या समझा कि हमारे पास
जो पावर आ रखी होगी, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर आ रखी होगी वो 1 आ रखी होगी, सॉरी मैक्सिमम पावर 1 नहीं, मैक्सिमम पावर 2 आ रखी होगी, बट सभी पावर्स होल नंबर आ रखी होंगी। आप ऐसे लिखेंगे इसे, ये मेरे पास वेरिएबल हो गया, वेरिएबल को आप x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये जो इसकी पावर होगी, ये जो इसकी पावर होगी ये होल नंबर आनी चाहिए, और होल नंबर का मतलब क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, ये मेरे पास कंडीशंस होनी चाहिए। तो पहले हमने सीखा कि जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसको जनरल फॉर्म बोलते हैं, ये है जनरल फॉर्म। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। आप इसे हटा लो, आप इसे हटा लो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, एबीसी होल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, अब हमने जान लिया कि यहाँ पे होल नंबर्स नहीं, रियल नंबर्स, तो एबीसी रियल नंबर्स होने चाहिए। इसके साथ साथ अभी हमने क्या सीखा, देखो मेरे पास में कांस्टेंट टर्म है जिसमें x की पावर 0 है, इससे नीचे हम नहीं जा सकते, ये जान चुके हैं हम कि x की पावर 0 से अगर मैं नीचे जाऊंगा -1 -2 आएगा, तो फिर इक्वेशन ही गलत हो जाएगी, ये मेरे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं रहेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। तो मिनिमम पावर तो हम समझ चुके हैं 0 होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम पावर वाली चीज हम जान चुके हैं। अब इसमें यह समझना, ये जो ax स्क्वायर है, अगर मेरे पास एबीसी रियल नंबर्स हैं, ये 0 हो सकता है। ठीक है, तो आपने कहा मेरे पास अगर ये c0 है तो 5x स्क्वायर प्लस में 3x इक्वल्स टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इसका जवाब होगा हाँ, क्योंकि देखो पावर 2 बन रही है और कहीं पर भी वेरिएबल की पावर होल नंबर के अलावा कुछ और नहीं आई है, कोई इंटीजर वगैरह नहीं बना है, कोई रेशनल पावर नहीं है, तो बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपने कहा अगर मैं इसको 0 ले लूं तो कैसा सिनेरियो बनेगा, 5x स्क्वायर प्लस में 9, क्योंकि ये वाली टर्म हट गई, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इसका जवाब होगा हाँ। ठीक है, आपने कहा आपने इसको 0 ले लिया, ठीक है, इसको 0 ले लिया, ठीक है, क्या मैं इसको 0 ले सकता हूं? तो इक्वेशन क्या बनेगी, 3x प्लस में 9 इक्वल्स टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैंने ये वाली इक्वेशन ली तो यहां पे कांस्टेंट 0 हो गया, ठीक है, हटा देते हैं। यहां पे डिग्री कितनी है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 आ रखी है, तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी आ रखी है, 2 आ रखी है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, ये है 1, और जब 1 पावर हो जाती है तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। आप लिख सकते हैं इस चीज को, जब हमारे पास वेरिएबल की पावर मैक्सिमम पावर, आप इसे डिग्री में बना के लिखना, देखो जब आपके पास डिग्री 0 होती है, डिग्री 1 होती है, डिग्री 2 होती है, डिग्री 3 होती है, आप यहां तक जान सकते हैं। तो डिग्री 0 होने का मतलब क्या होगा कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 0 आ रखी है, मतलब कुछ ऐसे सीन हो जाएगा 7x की पावर 0, जिसे मैं सीधा 7 लिख सकता हूं, तो इसे हम कहते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल, ये हो जाएगा कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक, अब मैंने यहां पे क्या करा, पावर 1 रखनी है, तो मान लो 7x प्लस में 2 इक्वल्स टू 0 कर दिया, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 आ रखी है, तो ये मेरे पास हो जाएगी लीनियर इक्वेशन। अगर मैंने पावर 2 रखी मैक्सिमम, मान लो 7x स्क्वायर प्लस में 2x, ये x है, 7x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैंने पावर 3 रख दी मैक्सिमम, 7x क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 9 इक्वल्स टू 0, तो ये बन जाएगी क्यूबिक इक्वेशन। ठीक, एक बार यहां तक की चीजें फटाफट से रिपीट करते हैं। पहला हमने क्या देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें हमने जनरल फॉर्म जान ली, हमने सीखा ए बी सी रियल नंबर्स होने चाहिए, और ये जो a है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा हमने जाना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, और डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। तो अगर मेरे पास वेरिएबल x है, इसकी कुछ पावर है, तो ये होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 16 18 92 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, ये आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए नहीं है, ये किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए है। ये पावर अगर मैक्सिमम 2 रहेगी तो होल नंबर है, तो ये कंडीशन ना आपके पॉलिनोमियल के लिए बन गई है।
ये पोलिनोमियल के लिए बन गई है। अगर होल नंबर के अलावा कुछ भी पावर आ जाती है वेरिएबल की तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है एग्जाम में, 4 ऑप्शंस देके और आपसे पूछा इसमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सी नहीं है, तो अगर आपको कहीं पर दिख जाए कि पावर होल नंबर नहीं है तो वो वैसे ही गलत हो जाएगा। देन हमने सीखा डिग्री अगर 0 है तो कांस्टेंट पोलिनोमियल, डिग्री 1 तो लीनियर इक्वेशन, डिग्री 2 तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिग्री 3 तो ये मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन। ये चीजें हम सीख चुके हैं। अब इसमें एक बार आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर कुछ और आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं। तो इसमें एक लास्ट चीज जो हमारे पास रह गई है, इसको हटा लेते हैं। तो देखो आप इसमें एक और पॉइंट समझना, जो डिग्री होती है ये इक्विवेलेंट होती है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की, ये नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के इक्विवेलेंट होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक इक्वेशन की जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके आंसर्स आ सकते हैं। जैसे अगर मैंने मान लो लिखा 3x + 5 = 7, तो आप क्या करेंगे, आप बनाएंगे x = 7 - 5 यानी कि 2 अपॉन में 3, तो ये आ गया 2/3 यानी कि ये मेरे पास एक सॉल्यूशन हो गया। ठीक, अगर आपके पास में इसकी पावर 2 आ रखी होती तो इसके 2 सॉल्यूशंस बनते, पावर 3 आती तो 3 सॉल्यूशंस बनते, पावर 10 आती तो 10 सॉल्यूशंस बनते। इसका मतलब एक पॉलिनोमियल इक्वेशन की जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके सॉल्यूशंस आ रखे होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है 2, तो सॉल्यूशंस कितने आएंगे 2। ठीक, इसे लिखो, देखो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए लिख लेते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या फिर जीरोस या फिर रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल्स टू मैक्सिमम 2। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, मैक्सिमम 2। ये मैक्सिमम क्यों लिखा मैंने, मेरे पास जैसे एक इक्वेशन है, जैसे सपोज x² + 2x + 1 = 0, मान लो ये मेरे पास एक इक्वेशन है। अब ये a² b² 2a भी बन सकता है, मतलब इसे ना मैं ऐसे बना सकता हूं x + 1 का होल स्क्वायर = 0। इक्वेशन ऐसे बन सकती है, a² b² 2a भी है ना ये, तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x + 1 = 0, या फिर चाहो तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो x + 1 इंटू में x + 1 = 0। अब ये 0 तो इससे आई x की वैल्यू -1, ये 0 इससे भी आई x की वैल्यू -1। तो इसमें मेरे पास जीरोस कितने आए, कहने के लिए तो 2 जीरोस आ रखे हैं लेकिन दोनों सेम हैं। तो यहां पे मैक्सिमम 2 लिखने का मीनिंग क्या है कि आपके पास ऐसा भी केस हो सकता है कि दोनों आंसर सेम आ रखे हो, तो उस स्थिति में आप ऐसा ना समझें कि ये तो मेरे पास एक ही सॉल्यूशन आया, दोनों सेम आए हैं पर ये 2 अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, तो मैक्सिमम 2 जीरोस आ सकते हैं। आप केवल इतना सा पॉइंट इसमें नोट डाउन कर लेंगे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस को जीरोस भी बोलते हैं और रूट्स भी बोलते हैं। तो ये जो मेरे पास आ रखे होंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 आ रखे होंगे। इन सब का देखो मीनिंग अलग अलग है, पर उतना कॉन्सेप्चुअल पार्ट आपको जानने की जरूरत नहीं है। आप समझो उतना मेनली हम करेंगे जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव में ना डायरेक्ट पूछा जाए। अब एग्जाम ये कोई भी हो सकता है, आपके आईआईटी में भी ना इतना इन डेप्थ नहीं पूछा जाएगा कि ABC को हमने इमेजिनरी नंबर्स बना दिया तब क्या हो रखा होगा, या अगर सॉल्यूशन जीरोस रूट्स इनमें हमारे पास डिफरेंस कैसे आ रखा होगा, उतना डिटेल में आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। तो आप अभी के लिए जान सकते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या जीरोस या रूट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने होते हैं, 2 आ रखे होंगे। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, मेन अपने टाइप में कुछ क्वेश्चंस वगैरह शुरू करेंगे। ओके, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा 6x² - 11x + 3 = 0। अब देखो जो कुछ क्वेश्चन में आपको समझाया जाएगा ना उसको आप ध्यान से समझना। यहां पे हम क्या क्या सीखेंगे, सबसे पहले आपका ट्रेडिशनल मेथड क्या है, हम इसे 8th 9th 10th क्लास से कैसे सॉल्व करते हुए चले आ रहे हैं। दूसरा हम सीखेंगे उस सॉल्यूशन में
छोटी छोटी सी कमियों को ढूंढकर हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं, ठीक इन द सेंस हम जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो छोटी छोटी सी कमियां उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उससे हम समय बचाना सीखेंगे। तीसरा पॉइंट हम सीखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे सोल्व हो रहा होगा, मतलब मैं इसको मन में कैसे सोल्व कर सकता हूं, हम ये चीज सीखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे आपका ट्रेडिशनल मेथड, हम क्या कैसे इसको सोल्व करते चले आए हैं अब तक। देखो क्या ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, चेक कर लेते हैं। ax स्क्वायर है जिसमें a 0 के बराबर नहीं है, जितने भी वेरिएबल्स आ रखे हैं सबकी पावर होल नंबर है। वैसे सिंगल ही वेरिएबल आएगा तो सिंगल वेरिएबल इसकी पावर होल नंबर है, तो हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हमारे पास स्टेप 1 क्या होता है, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट दिया है और ये जो कांस्टेंट टर्म दी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा मेरे पास 18। अब इसे फैक्टराइज कर दो, तो फैक्टराइज करके ये 2 से आ जाएगा 9, देन 3 से आ जाएगा 3 और देन 3 से आ जाएगा 1। ये हमने फैक्टराइज किया। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि जो a था और कांस्टेंट टर्म यानी कि जो c थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा और मल्टीप्लाई करने के बाद में फैक्टराइज कर लिया। तो ये 2 3 3 और 1 इसे भी शामिल करेंगे, ठीक है। 2 3 3 और 1 ये 4 हमारे पास फैक्टर्स आ गए। इसके बाद क्या करना है, स्टेप 2 में ये जो मेरे पास मिडल नंबर है, देखो बाकी सब कुछ आपको एज इट इज छोड़ना है, जो मेरे पास मिडल नंबर है इसे कुछ ऐसे रखना है कि प्लस और माइनस करके ये वैल्यू आनी चाहिए। इसका साइन हटा दो, सिर्फ नंबर पे फोकस करो। ऐसे समझो हमारे पास में इन फैक्टर्स को कुछ ऐसे 2 नंबर्स में चेंज करना है जिन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट, या तो ऐड या तो सब्ट्रैक्ट करके ये बीच वाला नंबर बन जाए। जैसे कि मैंने मान लिया इस 3 को एक साथ करा, ये 9 आ गया, ठीक है। 2 और 1 को एक साथ करा तो ये 2 आ गया, 3 इंटू 3 9 बना, 2 इंटू 1 2 बना, तो 9 और 2 को ऐड करके 11 बन जा रहा है, सही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो अपनी इक्वेशन को, ये कुछ ऐसे में हो जाएगा, 6x स्क्वायर अपनी जगह पर एज इट इज रहा, माइनस एज इट इज रहा, बस ये जो नंबर होगा ना, जो बीच वाला नंबर है, मुझे इसको बदलना है। तो मैं इसे लिखूंगा 9 प्लस में 2, यहां पे डाला x प्लस में 3 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद इसे एक्सपेंड कर देंगे तो ये आया 6x स्क्वायर माइनस में 9x माइनस में 2x प्लस में 3 इक्वल्स टू 0। इसको दोबारा से ऐड ऑन मत कर देना, फिर 11 बन जाएगा, हम वापस वहीं पहुंच जाएंगे। अब तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, आपको शुरू के 2 नंबर्स में जो मैक्सिमम कॉमन आ सके वो कॉमन लेना है। जैसे यहां पे 3x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 2x माइनस में 3, ये आया। यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो जब कुछ कॉमन नहीं आएगा तो आप 1 कॉमन लोगे। अगर इसका साइन माइनस में है तो -1 कॉमन लोगे। तो यहां पे माइनस का 1 कॉमन ले लिया अगर मैंने, तो ये बन जाएगा प्लस का 2x और ये बन जाएगा -3 इक्वल्स टू 0। इतना आ गया। इसके बाद स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, तो स्टेप 4 में देखो, स्टेप 4 में इस पूरी वैल्यू में और इस पूरी वैल्यू में जो कॉमन आएगा, जैसे 2x माइनस 3 कॉमन आ रखा है तो ये हम बाहर ले लेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3, ये कॉमन ले लिया। अब यहां पे क्या बचा, यहां पे 3x बचा, यहां पे -1 बचा, तो ये आ गया 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक। अब यहां पे आपके 5th स्टेप में देखो, समझना, ये वैल्यू और ये वैल्यू जो पूरा पूरा ब्रैकेट में दे रखा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। 2x माइनस 3 और 3x माइनस 1, 2 नंबर मल्टीप्लाई होके 0 बन रहे हैं। 2 नंबर मल्टीप्लाई होके 0 सिर्फ तभी बन सकते हैं जब इनमें से कम एक वैल्यू 0 रही हो। मतलब या तो 2x माइनस 3 ये 0 रहा हो, या तो फिर 3x माइनस 1 ये 0 रहा हो। यहां से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 3/2 और यहां से आ जाएगा 1/3, ठीक। ये आपका वो मेथड है जो आप 7th 8th 9th 10th क्लास से अभी तक करते चले आ रहे हैं। पहले एक बार इसको फटाफट से रिवाइज कर देता हूं, इसके बाद में इसमें छोटी छोटी कमियां ढूंढेंगे और देखेंगे कैसे हम इसको आसान बना सकते हैं। तो देखो समझो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
इसके बाद कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म, दोनों को मल्टीप्लाई करा 18 आया, 6 इंटू 3 18, फैक्टराइज करा 2 3 3 और 1, चार वैल्यूज हमारे पास, ये चार फैक्टर्स आ गए। अब इन फैक्टर्स को कुछ ऐसे अरेंजमेंट करना है कि बीच वाला नंबर बन जाए, दो नंबर्स में बदलना है जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला नंबर आ जाए। तो यहाँ पे 3 इंटू 3 करा 9 और ये 2 इंटू 1 करा 2, तो 9 प्लस 2 11 आया, यहां पुट कर दिया 11 की जगह पे। फिर ब्रैकेट एक्सपेंड करा, इन दोनों में कॉमन रख ली वैल्यूज, कॉमन लेके इस पूरी टर्म में कॉमन निकाला, फिर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके अगर जीरो बन रहा है तो यानी कि या तो ये जीरो है या फिर ये जीरो है। अब हमें नहीं पता दोनों में कौन सा जीरो है, तो हमने दोनों को जीरो रखा, उससे हमारे पास दो वैल्यूज, इनकी दो सॉल्यूशंस आ गए। ठीक, अब इसमें छोटी छोटी कमियां ढूंढते हैं। देखो समझना, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अलग क्वेश्चन में आपको लिख देता हूं, धीरे धीरे करके इसमें चेंजेस करेंगे अब हम। देखो दो इक्वेशंस है हमारे पास। पहली इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 2 इक्वल्स टू 0, एक ये है, और दूसरी है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो हम जान लेते हैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका सेम रखते हैं पहले हम। ठीक है, तीनों दो को मल्टीप्लाई करा, दोनों केस में तीनों दो मल्टीप्लाई होंगे, 6 आएगा, 6 को फैक्टराइज करेंगे 2 से 3 और 3 से 1, ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, अब देखो समझो, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या करा, 3x स्क्वायर प्लस, अब 5 मेरे पास कैसे कैसे बन सकता है, यहाँ पे 3 इंटू 2 6 बन जाएगा, 6 में से 1 माइनस कर देंगे 5 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 6 माइनस 1 करा, x रखा, यहाँ पे प्लस में 2 इक्वल्स टू 0 आ गया। आपने कहा सर 6 माइनस 1 क्यों कर रहे हो आप 3 प्लस में 2 कर दो ना, तभी तो 5 बन जाएगा। 3 इंटू 1 करो 3 आया, प्लस में 2 कर दो 5 आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, तो आप ऐसे कर दो 3x स्क्वायर और यहाँ पे इस 5 को आप लिख दो 3 प्लस में 2, यहाँ पे x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0, ऐसे ही बनेगा। अब सोल्व करना चालू करते हैं इसे। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 3x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में x प्लस में 2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में 3x कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा x प्लस में 2 माइनस, इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 ले लेंगे। अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, ये आ गया x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे यहां पे और यहां पे देखो कुछ भी कॉमन नहीं बन रहा है, ये x प्लस 2 है, ये x माइनस 2 है, इसका मतलब क्वेश्चन इसके आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये गलत हो गया। इसे समझते हैं। यहां पे क्या हुआ, मेरे पास में 3x स्क्वायर प्लस यहां पे आया 3x प्लस में 2x माइनस में 2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में 3x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा हमारे पास, x प्लस में 1 प्लस में यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे x प्लस 1 है, यहाँ पे x माइनस 1 है, इसका मतलब दोबारा से कुछ कॉमन नहीं आ पाया, इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन भी आपका गलत हो गया। ठीक, अब इसमें कमी कहां पे, हमने गड़बड़ करी कहां पे, क्यों गलत हो रहे हैं जबकि हमारा मेथड सेम है। देखो समझना, जो हमारे पास 5 बना है इसमें हम 3 प्लस में 2 करके भी बना सकते हैं, इसमें हम 6 माइनस 1 करके भी बना सकते हैं। तो दोनों में से ठीक कौन सा है और किस समय पर ठीक है, ये आपके पास डिसाइड होगा। जो हमारे पास इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये जो कांस्टेंट का साइन होता है ये डिसाइड करेगा कि आपके पास बीच में प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा। अगर यहां पे कांस्टेंट का साइन प्लस आ रखा है तो आप प्लस यूज करके तब फैक्टर्स बनाओगे, अगर यहां पे माइनस साइन आ रखा है तो आप माइनस यूज करके तब फैक्टर्स बनाओगे। ये अपने मन से हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। ये गलती कहां पर होती है, आप एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, फटाफट आपके दिमाग में 2 फैक्टर्स आ गए जिससे आपकी मिडिल टर्म बन जा रही है, आपने ये वाला साइन नहीं देखा तो आप लास्ट में जाके क्वेश्चन को खराब कर दोगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, हमारे पास प्लस या माइनस का साइन डिसाइड होगा कोफिशिएंट के, ये कांस्टेंट के वैल्यू से।
आपके पास में कांस्टेंट की जो प्लस या माइनस में वैल्यू आएगी, वैल्यू इन द सेंस ये नंबर नहीं, मैं साइन की बात कर रहा हूं। ये जो साइन होगा ना हमारे पास, ये साइन डिसाइड करेगा कि इन फैक्टर्स के बीच में प्लस आएगा या माइनस आ रखा होगा। अगर यहां प्लस है तो बीच में प्लस आएगा, अगर माइनस है तो बीच में माइनस आ रखा होगा। क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ यहां पे इक्वेशंस मैं आपके लिए लिख के छोड़ दे रहा हूं। अभी समझा देंगे इनमें क्या करना है हमें। समझते हैं। देखो अभी तो पहला रूल हमने क्या सीख लिया कि आपका जो कांस्टेंट का साइन होगा वो ये डिसाइड करेगा कि फैक्टर्स के बीच में प्लस का साइन आ रखा होगा या माइनस का साइन आ रखा होगा। तो ये हमारी फर्स्ट मिस्टेक हो जाएगी। अब इसके बाद में हम कुछ इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लिया ये इक्वेशन में उठा लेता हूं, तो मैंने लिखा 12x² माइनस 25x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ये मैंने एक इक्वेशन लिख दी। ठीक, अब सबसे पहला स्टेप दे रखो मेरे पास में क्या था, मैंने सबसे पहले ना इस कांस्टेंट को और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था। तो मैंने क्या बनाया था यहां पे, सबसे पहले मैंने किया था 12 इंटू में 12, ये आ जाएगा 144, और फिर मैंने इसको फैक्टराइज किया था। ठीक है, तो 2 से ये आया 72, 2 से ये आ गया 36, 2 से ये आया 18, देन 2 से ये आ गया 9, 3 से आया ये 3, और 3 से आ गया ये 1। ठीक, ये हमारे पास फैक्टराइजेशन हो रखा था। अब जरा समझने की कोशिश करो। देखो हमने क्या करा, 12 और 12 को मल्टीप्लाई किया, यहां 15 और 18 भी हो सकता था, 19 और 17 भी हो सकता था, 25 और 28 भी हो सकता था, कोई भी दो नंबर्स हो सकते थे। उन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते और फिर हम फैक्टराइज कर देते। फैक्टराइज करने का मतलब डिवाइड करना होता है। तो पहले मतलब हमने मल्टीप्लाई किया और फिर हमने डिवाइड करा, तो फिर तो हमने इसके असर को न्यूट्रलाइज कर दिया। आप समझना, देखो इस चीज को, अगर मैं इसे और इसे मल्टीप्लाई करूं और ये 28 हो, ये 25 हो, ये 17 या 19 हो, तो मैं तो उसको मल्टीप्लाई करने में रह जाऊंगा। तो क्या ये फैक्टर्स मेरे पास डायरेक्ट नहीं बन सकते? आप समझो, अगर मेरे पास सिर्फ 12 होता और मैं इसको मन में फैक्टराइज करने की कोशिश करता, तो कैसे कर सकते थे हम इसे? हम इस 12 को क्या लिख सकते हैं, ये 12 अगर मैं 2 से डिवाइड करता, मैं मन में डिवाइड करता, तो 2 से आ जाएगा 6, 2 से आ जाएगा 3, और 3 से आ जाएगा 1। ये मन में हो सकता है। यहां वाला 12 ये मेरे पास में 2 से डिवाइड करूंगा तो 6, सॉरी 2 से डिवाइड करा तो 6 आया, फिर 2 से डिवाइड करा 3 आया, और 3 से डिवाइड करा 1 आ गया। ऐसे ही फैक्टराइज करते हैं ना। 12 हुआ मेरे पास में, 2 से करा 6, 2 से करा 3, फिर 3 से करा 1, तो ये चीज तो मैं मन में कर सकता हूं। अब मेरे पास फैक्टर्स क्या है, 2 2 2 2, 2 आया 4 बार और 3 आया 2 बार, 1 2 3 और 4, 2 आया 4 बार और 3 आया 2 बार। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो मेरे पास वैल्यूज हैं मैं इनको यहीं के यहीं फैक्टराइज कर सकता हूं। तो ये वाला स्टेप मुझे करने की जरूरत नहीं है। आपको स्टेप 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप फैक्टर्स यहां पे सीधा ऊपर ही लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लिया ये क्वेश्चन मेरे पास होता, तो 6 के फैक्टर्स आ गए 2 और 3, 3 का फैक्टर केवल 3 ही है। 1 तो बाय डिफॉल्ट सबका ही फैक्टर है ना, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 और 3, और यहाँ पे 3 फैक्टर है। अगर 3 और 2 आ रखे हैं तो फैक्टर्स क्या हुए, 3 और 2। इसके फैक्टर्स 12 के लिए क्या हो जाएगा, 2 2 और 3, 15 के लिए 3 से डिवाइड करा 5, 5 से डिवाइड करा 1, इसके लिए 2 2 और 3, 2 2 और 3। तो क्या किसी भी केस में मुझे मल्टीप्लाई करके दोबारा डिवाइड करने की जरूरत है? जवाब है नहीं। आपको पहला स्टेप करने की नीड नहीं है, आपको इन्हें फैक्टराइज नहीं करना है।
तो पहला मैंने समय कहां पर बचा लिया कि मुझे स्टेप 1 करने की जरूरत नहीं होगी। तो होपफुली ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब देखो समझो, हमने सीख लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी, कौन सी नहीं होगी, सॉल्यूशंस इसके कैसे आ रखे होंगे, ट्रेडिशनल मेथड हमारे पास क्या होगा, हम यहां वाला यूज सीख चुके हैं। इसके बाद में अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ओरल तरीके से कि आप मन में कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो तो ये हम 4 इक्वेशंस लिख लेते हैं जरा, और इन चारों इक्वेशंस को अब हम ओरली सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास है 6x² माइनस 11x प्लस में 3 इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। देन ये है हमारे पास 12x² माइनस प्लस 11x, ये हमारे पास प्लस 11x माइनस 15 इक्वल्स टू 0, और लास्ट इक्वेशन है 12, ये हमने लिख ली है ऑलरेडी। ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ रखी है, ये हम कर चुके हैं 3x² प्लस 5x प्लस 2, तो ये है 3x² प्लस 5x प्लस में 2 इक्वल्स टू 0। ये 4 इक्वेशंस हैं। अब एग्जाम में अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे आ रखा होगा मैट्रिक्स मैच का, मैट्रिक्स मैच का मतलब 1 2 3 4 करके 4 इक्वेशंस दे दी और A B C D करके आपको 4 सॉल्यूशंस दे दिए, और नीचे आपको ये सॉल्यूशंस मैच करने हो 4 3 1 2 4 2 1 3, किसका कौन सा आंसर आ रखा होगा, तो आप चारों इक्वेशंस को सॉल्व करने थोड़ी बैठ जाएंगे। या समझो अगर मेरे पास AP के बीच में ये क्वेश्चन इक्वेशन कहीं बन गई या ट्रिग्नोमेट्री में इक्वेशन बन गई, तो मैं तो इसको सॉल्व करने में काफी सारे मिनट खराब कर दूंगा। तो इस चीज को तो मुझे ओरली सॉल्व करना आना चाहिए। तो देखो ओरली सॉल्व होगा कैसे, समझना। आपको क्या करना है, ये जो मेरे पास कोफिशिएंट है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये जो x² का कोफिशिएंट होता है ना, ये बाय डिफॉल्ट आप प्लस का रखना, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे आपका जो x² का कोफिशिएंट है, एक तो इसको बाय डिफॉल्ट प्लस में रखो। ठीक है, उसके बाद ये जो मेरे पास कोफिशिएंट है, आपको क्या करना है, इसका अपोजिट साइन लिखना है। यहां पे माइनस दिया है तो आप बनाओगे प्लस। ठीक है, जो साइन दिया है उसका अपोजिट साइन, ऐसे यहां पे प्लस दिया है तो ये मेरे पास माइनस हो जाएगा। सही है। देन इस वाले साइन को इस कांस्टेंट के साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस इंटू प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहां पे माइनस आया, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। रिपीट करता हूं मैं, देखो क्या करा हमने, जो ये कोफिशिएंट का साइन है इसका अपोजिट साइन यूज करा, तो माइनस है तो प्लस बना लिया। उसके बाद इस साइन को और इस साइन को हमने करा है मल्टीप्लाई, हमने मल्टीप्लाई कर रखा है, तो प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होके प्लस आ गया। प्लस का अपोजिट साइन माइनस, माइनस माइनस प्लस, ऐसे यहां पे बनाते हैं, माइनस का अपोजिट साइन प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस आ गया, प्लस का अपोजिट साइन माइनस, माइनस और प्लस माइनस आ गया। ये आपके रूट्स के सीधा साइन आ गए। आप समझो अगर आपके पास ये वाला क्वेश्चन है और 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, 3 ऑप्शंस में नेगेटिव साइन आ रखा है, एक में दोनों नेगेटिव, एक में पहला नेगेटिव, एक में दूसरा नेगेटिव, तो आपके पास में तीनों ऑप्शंस वैसे ही कट जाएंगे क्योंकि इसका आंसर जो आएगा वो दोनों पॉजिटिव आएंगे। इसमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आएगा, इसमें दोनों नेगेटिव इसमें दोनों पॉजिटिव, तो आधा आंसर यहां पे आपका आ चुका। आप समझो ये क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए एग्जाम में आई, आपने देखा कि आपके दोनों आंसर प्लस में आने हैं, ऐसा केवल एक ऑप्शन है, तो आंसर आपका आ चुका है। ठीक, अब देखो समझो, इसके बाद क्या करेंगे, आपको चाहिए वो फैक्टर्स जिन्हें यहां पर आप पुट करते हैं, 25 की जगह पे आप फैक्टर्स पुट करते हैं ना। तो देखो अभी हमने क्या सीखा कि मुझे इसे और इसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो 12 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 2 2 और 3। 12 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 2 2 और 3। अब मुझे 2 नंबर्स बनाने हैं जिन्हें ऐड करके, 2 नंबर्स बनाने हैं जिन्हें ऐड करके ये वाला नंबर बन जाए। तो यहां पे 2 इंटू 2 4, इंटू 2 8, इंटू 2 16, 16 बन गया, और 3 इंटू 3 9, तो 16 और 9 25 आ जाएगा। तो मैंने यहां पे ये लिखा 16, ये मैंने लिखा 9। सही है, यहां पे भी वही करते हैं। तो देखो हमारे पास 12 के फैक्टर्स क्या आ गए, 2 2 और 3। 15 के फैक्टर्स 3 और 5। बनाना है मुझे बीच वाला नंबर और माइनस करके बनाना है, तो कैसे बन रखा होगा, आप ऐसे कर सकते हैं, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 और 15 नहीं बन रहा है। आप कर सकते हैं 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, 20 आ गया, 3 इंटू 3 9, तो यहां पे 20
और 9 आपके दो फैक्टर्स आ जाएंगे। देन यहाँ पे मुझे 11 बनाना है, तो इसे लिख सकते हैं 2 और 3, और ये तो सिर्फ 3 ही है, तो 3 इंटू 3 9, तो 9 और 2 इन्हें ऐड करके 11 बन रहा है। यहाँ पे प्लस करके लाना है, तो 3 और 2 सीधा बन गया। रिपीट कर रहा हूं एक बार, सबसे पहले क्या करा, जो साइन कोफिशिएंट का है उसका उल्टा साइन लिखा, अपोजिट लिखा, फिर इसे और इसे कांस्टेंट के साइन को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, माइनस का अपोजिट प्लस आया, ऐसे प्लस का अपोजिट माइनस आ गया। जो कोफिशिएंट का साइन है, बीच वाले का साइन है, उसको उल्टा करा। एक्स के कोफिशिएंट का जो साइन है, जो मिडिल टर्म है, इसका उल्टा साइन करा, इसे और कांस्टेंट के साइन को मल्टीप्लाई करा, साइन आ गया। उसके बाद दोनों फैक्टर्स लिख लिए, और लास्ट स्टेप क्या करना है आपको, इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। तो ये आपने डिवाइड करा, ये आ जाएगा मेरे पास 4/3, और ये आ जाएगा मेरे पास 3/4। ये मेरे पास में आ जाएगा -20/12, यानी कि माइनस का 5/12, ऐसे ही 9/12, तो यानी कि 3/4। यहाँ पे -3 के अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 3, यहाँ पे अपॉन में 3, तो एक आंसर आ गया -1, एक -2/3। यहाँ पे अपॉन में 6, तो ये आ गया 3/2, और ये आ गया 1/3। ठीक, एक क्वेश्चन अगर मैंने सीधा ऐसे लिख दिया, जैसे मान लो आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 1 इक्वल्स टू 0, तो प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस प्लस माइनस, 1 के कितने फैक्टर्स होंगे जिन्हें ऐड करके 2 आए, तो 1 और 1 ही हो सकता है। अब यहाँ पे कोफिशिएंट का तो 1 ही है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, मेरा सीधा आंसर आ जाएगा। आप सोल्व करेंगे इससे क्वेश्चंस विद इन 5 सेकंड में आपके सोल्व हो जाएंगे। आपको सिर्फ ये करना है, इसका अपोजिट साइन लिखा, इस और इसे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ फैक्टर्स लिख दिए, इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, ये मेरे पास आंसर आ रखा होगा। आप कोई भी इक्वेशन करके देख लो, जैसे आपके पास है 4x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, मान लो ये इक्वेशन मेरे पास आ रखी है, तो प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस माइनस प्लस आया, 4 और 3 माइनस करके एक सीधा बन रहा है, तो यहाँ पे आया 4, यहाँ पे आया 1, 4 से डिवाइड कर दिया, तो एक आंसर 1/4 है, एक है -1, ये सीधा आपके पास सॉल्यूशन आ गया। होपफुली ये चीज आपको समझ आ पा रही होगी। तो ये आपके पास में सॉल्यूशन हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब नेक्स्ट क्लास में इसके काफी सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस के लिए सीखेंगे, सॉल्यूशन सीखेंगे, देन फर्दर इसका सेकंड टाइप हम स्टार्ट कर देंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिस वाज ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।